प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा जमा 2 की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त डी आर शर्मा आज उपस्थित हूँ कक्षा 12 हिंदी अंतराभाग 2 गद्यखंड को लेकर के, जिसमें आज समझेंगे हम पुनरावलोकन और इकाई विरीक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका सखा डी आर शर्मा इसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हमारा गद्यखंड अंतराभाग 2 से 3 पाठों का हम पुनरावलोकन करेंगे और साथ ही हम स्व मूल्यांकन करने की कोशिश भी करेंगे। तो मूल्यांकन करने से पूर्व आइए हम इसका थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3 पाठों को अभी तक पढ़ लिया है। उसमें जो पहला हमारा पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति, और दूसरा जो पाठ है वो है सुमिरनी के मन के, और तीसरा पाठ कच्चा चिट्ठा। तो आइए हम इनके लेखकों के परिचय और साथ में पाठ का थोड़ा सा सार, इसका हम कुछ पुनरावलोकन कर लेते हैं। तदुपरांत हम इसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे प्रेम घन की छाया स्मृति जो पहला पाठ है उसके लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका जन्म आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपने पढ़ भी रखा है, आपने भली भांति इससे परिचय पा लिया होगा। तो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो हिंदी के आलोचक रहे हैं, निबंधकार, और हिंदी साहित्य के इतिहास को बड़े करीने से सजाने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आज जो हमारे समक्ष हिंदी साहित्य का जो स्वरूप है उसको कालक्रम में विभाजित किया, उसको विश्लेषित किया और हमारे सामने एक अध्ययन करके एक सार रूप में हमारे समक्ष आ जाता है। तो काल निर्धारण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा इनकी बात नहीं करेंगे, बाकी इनके बारे में आप जानते हैं। तो ये एक कवि भी हैं, एक आलोचक भी हैं और साथ में इतिहासकार भी हैं, और इतनी सारी खूबियाँ एक साथ इनमें समाहित हैं। तो निबंध लेखक तो बहुत रहे हैं और इन्हीं से इनकी पहचान भी है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा इनका परिचय था। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो शिक्षण सामग्री आपको पहले बता दी गई है उसका अध्ययन करें। तो हम थोड़ा सा चलता चलता इसको पढ़ेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं इनके द्वारा लिखा जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति। तो प्रेम घन की छाया स्मृति जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है, इसमें इनका एक हिंदी साहित्य के प्रति किस तरह का लगाव था, लेखकों के प्रति किस तरह की भावनाएं थी, उस सभी बातों को उजागर करता है ये पाठ। तो इसमें बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन के नाम से जाने जाते थे, जो भारतेंदु के बहुत करीबी थे, उनके नज़दीकी थे। तो भारतेंदु से एक बड़ी भावना इनके जुड़ी रहती थी कि बहुत बड़े वो एक लेखक थे, एक साहित्यकार थे। तो जिसके साथ हमारा परिचय नहीं हो पाता या जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, हम उसकी वस्तु को, उसके चिन्हों को भी हम अपना मानने लग जाते हैं, उन्हें भी उतना ही आदर करने लग जाते हैं। तो ठीक कुछ इस तरह की बात यहाँ पर एक बद्री नारायण चौधरी जो भारतेंदु के एक उनके समकक्ष थे, या यूँ कह लीजिए उनके साथ के वो लेखक थे। तो उनके साथ इनका परिचय होता है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इस पाठ में बताया गया कि सबसे पहले वो सत्यवादी जो हरिश्चंद्र राजा थे और जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसमें कुछ अंतर नहीं वो कर पाते थे। तो ये कुछ इस पाठ में बात है। सबसे पहले वो प्रेमघन जो बद्री नारायण चौधरी, उनसे जो भेंट होती है, उनके साथ उनके जो दर्शन होते हैं किस तरह से होते हैं उसकी बात हुई है। और दूसरा इसी पाठ में तो प्रेमघन की जो व्यक्तिगत विशेषताएं थी वो किस तरह से एक व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बातों को कहते थे, और उनका पहनावा किस तरह का था, सारी बातें इस पाठ में हुई है। तो ये इस निबंध में इन्होंने बातें की है शुक्ल जी ने। तो उसके बाद शुक्ल जी की जो साहित्य के प्रति जो रुचि बढ़ती गई, किस तरह से कौन कौन से उनके समवयस्क जो उनकी लेखक मंडली थी और किस तरह से वो बातचीत करते थे, कहाँ रहते थे, वो सारा वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो ये कुछ एक पाठ का सार के रूप में मैं आपसे कहने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया होगा
और अधिक जानकारी के लिए फिर मैं ये कहूँगा कि आप उस शिक्षण सामग्री पर जाएं और इसका अध्ययन करें, तभी हम इसमें जो हमारा मूल्यांकन होगा उन्हीं प्रश्नों को हम अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो दूसरा जो हमारा जो पाठ था वो सुमरिनी के मन के, उसके जो लेखक है पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, उनका परिचय जान लेते हैं। 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1922 में मृत्यु हुई और जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और मूल रूप में ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा गुलेर के रहने वाले इनके पूर्वज थे और बहुत सी भाषाओं के ये ज्ञाता थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। कहने का तात्पर्य है जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती है लगभग सभी भाषाओं का इनका ज्ञान था। एक भाषा वैज्ञानिक के रूप में अपनी छाप इन्होंने छोड़ी है, बनाई है। तो केवल 3 कहानियाँ लिख करके इन्होंने ख्याति प्राप्त की और वो कहानियाँ तीनों, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इन 3 कहानियों से ये विश्व प्रसिद्ध हो गए और साहित्य में एक अपनी अनोखी छाप छोड़ गए हैं। तो ये तो इनका परिचय था। विस्तार के लिए आप शिक्षण सामग्री पर जाएं। और इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके जो 3 लघु निबंध दिए गए हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला जो निबंध था बालक बच गया, तो बालक बच गया को उसका मूल प्रतिपाद्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि एक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र क्या होती है। तो कई बार हम अपने बच्चों को एक नुमाइश की वस्तु बना देते हैं। दूसरे के सामने हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए अपने बच्चों का उपयोग करते हैं कि मेरे बच्चे को ये भी आता है, वो भी आता है। कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर हुई है कि बच्चों की संवेदनाओं को दबाकर, उसकी भावनाओं को दबाकर, उसके बचपन को दबा करके हम किस प्रकार से उसे एक रटाने वाला एक तोता बना देते हैं। कुछ इसी तरह की बात हुई है। तो शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र, लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो समय आने पर शिक्षित भी किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश भी की है कि बच्चे की शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं, क्योंकि सहज पका सो मीठा होए। तो ज़बरदस्ती शिक्षा को लादना, बेवजह उस पर उसको एक दबाव डालना तो एक गलत बात है। जब व्यक्ति की या बच्चे की सही अवस्था आएगी तो अवस्था के अनुसार वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। यही कुछ बालक बच गया। तो आपने पाठ में देखा होगा कि वहाँ पर एक बच्चे को एक नुमाइश की वस्तु बनाया जाता है, उससे बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब इनाम की बारी आती है तो बच्चा सहज भाव में लड्डू मांग देता है, तो लेखक संतोष की सांस लेता है कि उसका बचपना अभी बचा है, क्योंकि उसका लड्डू मांगना ही उसके बचपने को बताता है, दर्शाता है। तो ये कुछ पाठ का भाव था। तो दूसरा जो लघु निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे। तो घड़ी के पुर्जे धर्म के रहस्यों को लेकर के कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो किस प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं एक आम जनमानस के सामने, क्योंकि धर्म के रहस्य को वो किसी के सामने बताते नहीं है। इसीलिए कि धर्म के रहस्य का पता अगर आम आदमी को चल पड़े तो शायद उनकी दुकानदारी नहीं चल पड़ेगी। तो इस निबंध में मूल प्रतिपाद्य ये लेखक इस निबंध के माध्यम से धर्माचार्यों को दोहरे मापदंड पर व्यंग्य किया है। लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि धर्माचार्य लोग धर्म की गूढ़ बातों को अपने तक सीमित रखकर लोगों में एक रहस्य की स्थिति पैदा करके रखते हैं, या धर्म की बारीकियों को सबसे बताने का प्रयत्न नहीं करते। मतलब जो मूल बातें होती है धर्म की, उनको बताने की चेष्टा धर्माचार्य नहीं करते हैं। वो उनको एक अंधेरे में रखने का प्रयास करते हैं और इससे ये होता है कि उन्हें तो अपना फ़ायदा होता रहता है, मिलता रहता है, और एक आम जनमानस उस धर्म की बात को नहीं समझ पाता जो उसके मूल में है। तो एक घड़ी के पुर्जे के मतलब घड़ी एक जिसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं, अगर पुर्जों का ज्ञान हर व्यक्ति को हो जाए तो वो बिल्कुल समझेगा कि घड़ी किस तरह से समय बताती है। तो घड़ी का दृष्टांत दे करके यहाँ पर लेखक इन बातों को बताना चाहता है और कहा भी है। और तीसरा जो लघु निबंध है वो है ढीले चुन लो। तो ये आप इससे स्पष्ट हो ही गया है, आपने पढ़ भी रखा होगा कि हमारे समाज में
किस प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त है। तो ये अंधविश्वास आजकल भी चले हैं किसी न किसी रूप में, और वैदिक काल के एक अंधविश्वास का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वैदिक काल में विवाह किस प्रकार से किया जाता था, किस तरह से एक पत्नी, एक स्त्री, एक लड़की, एक कन्या अपने पति का वर्ण करती थी, और वह उसके सामने मिट्टी के ढेले रखे जाते थे, और मिट्टी के ढेले अलग अलग स्थानों से लिए जाते थे, और मिट्टी के ढेलों के अनुसार ही यह माना जाता था कि अगर वो किसी अच्छी जगह का ढेला चुनेगा तो उसकी संतान भी अच्छी होगी, अगर कहीं शमशान की भूमि का ढेला उसके हाथ लग गया, वो चुन लिया, तो उसका जो पुत्र होगा या उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो कष्टमय रहेगा। तो इसका परिणाम यह निकलता था कि जो किसी या शमशान की भूमि की मिट्टी या कोई इस तरह की जहाँ पर जिसे अशुभ माना जाता है, उस मिट्टी को के ढेले को अगर वो कन्या छू लेती थी, उसका विवाह नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थितियाँ थी। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि अंधविश्वास के आधार पर हमें इन बातों को नहीं मानना चाहिए। विवाह एक जन्म का एक रिश्ता है, जन्म पूरा निभाना है। तो इसमें इस तरह का एक सौदेबाजी कह लें या ये लॉटरी कह लें, ये नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सोच समझकर, आपस में समझ कर के व्यक्ति को समझना चाहिए, ना कि उस ढेले को समझा जाए। तो ये प्रयास किया जाना चाहिए, ये कुछ समझाया गया है। तो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में ये धार्मिक अंधविश्वास चले हैं। आज भी विवाह के नाम पर कुछ मांगलिक या ग्रहों का दोष, इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर समझाने का ये प्रयास किया है कि वर्तमान पर विश्वास रखिए, जो सामने है उस पर विश्वास कीजिए। ये कहने का तात्पर्य है इस लघु निबंध के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हमारा 2 या 3 हमने पाठ पढ़े थे, जिसमें या 2 पाठ हुए हैं ये। तो इन 2 पाठों के आधार पर आप एक तीसरा पाठ कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास के द्वारा जो रचित है, वो यहाँ पर नहीं दे पाए, उसका अध्ययन आप कर लें। ब्रजमोहन व्यास का द्वारा जो लिखित पाठ है कच्चा चिट्ठा, उनका जीवन परिचय आप देख लें ध्यान से, और साथ में जो पाठ की व्याख्या वो भी देख लेना है कि उसमें ब्रजमोहन व्यास किस प्रकार से उनका एक शौक़ होता है पुरातत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करने का, और वो उनका अपना एक संग्रहालय भी स्थापित करते हैं। और पूरे पाठों का वर्णन पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, आप बिल्कुल इस तरह का लिंक जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपके कार्यपत्रक पर होगा, उसको क्लिक करके आपने अपने प्रश्नों के उत्तर देने और अपना मूल्यांकन करना है। और फिर किसी अन्य जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।